Good morning, students. We are going to start our first lesson, that is heredity and evolution today. Students, it has been a very long duration that I have not talked to you regarding any subject. Till today, we are doing all this understanding of the different lessons through Diksha app. Now, it is the first audio that I am sending to you. I hope that it will be useful to you while understanding the different technological terms which are used in this chapter. Let us try heredity. Actually मैं अगर आपको बताएं, आपको पहले मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि इंग्लिश में शायद आपको समझने के लिए डिफ़िकल्टी जाएगी, तो इसलिए द टर्म्स विच आर देयर इन इंग्लिश दे आर ऑलरेडी गिवन इन योर चैप्टर, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू यू इन दिस रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके, हेरिडिटी मीन्स व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब क्या है कि जो भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब अगर मैं एग्जांपल के लेने के लिए जाता हूँ कि अगर आपका आँखों का कलर हो या स्किन का कलर हो या स्किन का टाइप हो या हेयर कलर हो, जो भी आपके कलर्स से ज़रूरी नहीं कि पिताजी या मम्मी के जैसे आँखों का कलर बच्चे का ही हो. ये जो चेंजेस जो आते हैं बच्चों में, इसको जो पेरेंटल से अपने ऑफस्क्रीन जिसको बोलते हैं हम, ऑफस्क्रीन मतलब जो बच्चों में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटरी चेंजेस. अभी ये जो हेरिडिटरी चेंजेस है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया था. हमने 9th क्लास में हमने देखा था, पढ़ा था कि ग्रेगर मेंडल एक नाम का साइंटिस्ट था. उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. जैसे 12 प्लांट, आपको याद आता होगा शायद कि 12 प्लांट, डॉर प्लांट, द डोमिनेंट कैरेक्टर 12 प्लांट के थे वो कैरी फॉरवर्ड होते थे. वैसे ये हेरिडिटरी चेंजेस जो है, जो भी डोमिनेंट जीन्स है अगले जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है. ऐसा हमने 9th क्लास में देखा था. अभी ये जो यहाँ हम 10th क्लास में जब ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, इसमें एक बात है कि हेरिडिटी अगर डेफिनेशन लिया जाएगा तो इट इज़ ए ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स. ये आपके बुक में दिया हुआ डेफिनेशन है. अभी ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जैसे आपके सपोज मैं अगर आपको एक्सप्लेन किया, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि आँखों का कलर, पिताजी का आँखों का कलर ब्राउन है, मम्मी का कलर ब्लैक है, शायद कुछ बच्चे का हो सकता है कि आँखों का कलर ब्लू हो. ये जो सडन चेंजेस जो आते हैं, इट बेसिकली दिस ऑल आर कैरेक्टर. दिस जो चेंजेस है इसको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, या इसको दूसरा साइंटिफिक नाम है ट्रेट्स भी बोल सकते हैं उसका हम. ये जो कैरेक्टर्स फ्रॉम मदर या पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जो जाते हैं उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. अभी ऐसे है कि ये जो अभी ये बीइंग मेरे मदर और फादर दोनों की जनरेशन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टर. अभी नॉन हेरिडिटरी कैरेक्टर भी कुछ रह जाते हैं. अगर आपके चैप्टर में ये दिया नहीं है, लेकिन देयर आर सम नॉन हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑल्सो. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो भी हेयर कलर हो या आपका बॉडी, लेकिन आपकी बॉडी हो वीक हो या स्ट्रांग हो, ये आपके मम्मी पापा ने डिसाइड कर सकते हैं. वो डिसाइड किए जाते हैं कि अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करोगे या आपकी बॉडी अच्छी हेल्थ बनेगी, तो ये जो हेल्थ के इट इज़ नॉट ए ट्रांसफर्ड कैरेक्टर. आपकी हेल्थ आप इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल. आपकी लाइफ स्टाइल, जैसे आप एक्सरसाइज करके अच्छी बॉडी बनाते हो, इसको जो बॉडी बनाने का जो तरीका है इसको हम हेरिडिटरी कैरेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि इट इज़ न ट्रांसफर फ्रॉम मदर और फादर ऑल्सो, बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज ये जो हम चेंजेस करते हैं बॉडी लाइफ स्टाइल की वजह से जो चेंजेस लाते हैं हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं. और जो ट्रांसफर होने वाले जो कैरेक्टर्स है उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. अभी ये जो ग्रेगर मेंडल नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे स्टडी किए थे डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर. इसने ये जो इसको बोलते हैं हम फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं उसको हम, ग्रेगर मेंडल को. और ये जो साइंटिस्ट बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले पेज के ऊपर आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया है कि अलग अलग साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं इसके बारे में अलग अलग स्टडी किया था. फाइनली ये जो 1944 में ये जो 3 साइंटिस्ट के नाम बताए, ओस्टवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैकर्थी एंड कोलिन मैकलॉयड, दे प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल ऑर्गेनिज्म हैव DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल. मतलब जो भी उन्होंने प्रूव किया कि जो भी कैरेक्टर चेंजेस होते हैं या चेंजेस कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द DNA. अब ये DNA जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी भी आने वाली है. तो इसके 1 by 1 वी विल ट्राई टू स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स.
नाउ आपके फर्स्ट पेज जो है उसमें दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस एंड ट्रांसलोकेशंस। अभी ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये जो टर्म्स दिए हैं आपके बुक में, उसमें बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे टर्म कर सकते हैं। अभी आपके सेल है, सपोज आपके सेल में जो है अगर एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने अगर ड्रॉ किए, मैं आपकी इसकी कुछ राइटिंग वर्क्स भी है, आपको मैं आपसे व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। यू कैन रेफर दैट राइटिंग वर्क आल्सो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। अभी ये जो अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, इनर सर्कल में अगर इनर सर्कल को हम मान के चलते हैं कि वो न्यूक्लियस है इनर सर्कल, और आउटर सर्कल जो, और इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में का जो पार्ट है उसको बोल सकते हैं हम साइटोप्लाज्म, जो जहाँ साइटोप्लाज्म है। अभी इनर पार्ट जो न्यूक्लियस रहता है उसमें जो रहती है उसमें डीएनए और एमआरएनए रहता है। अभी डीएनए और एमआरएनए, और आपके इसमें आपको पता होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। अभी व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ दिस एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं ऑलरेडी बोला था कि आपको कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ किया, अगर इनर सर्कल को हम न्यूक्लियस मान के चलते हैं तो ये जो एमआरएनए और डीएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और बाकी आरआरएनए, टीआरएनए, ये जो बाकी जो आरआरएनए, टीआरएनए ये न्यूक्लियस के बाहर, दैट इज दैट दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन्स ऑफ द सेल्स। अभी जब ये डीएनए और एमआरएनए में ट्रांसफर होता है, डीएनए थ्रू डीएनए धीरे एमआरएनए तैयार होता है। एमआरएनए की जो तैयार होने की जो प्रोसेस है उसको बोल सकते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए हम अपने आप को, एमआरएनए जब मैन्युफैक्चर करता है उसको बोल सकते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और ये एमआरएनए जब न्यूक्लियस के बाहर आके उसको जब प्रोटीन सिंथेसिस, उससे जब प्रोटीन्स बनते हैं उसको बोल सकते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन और इसको बोलते हैं हम वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो न्यूक्लियस के अंदर ये चेंजेस होता है, और एमआरएनए बनने के बाद जब ये एमआरएनए बाहर आता है और उससे जब प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है प्रोटीन से बनी हुई रहती है, और प्रोटीन कैसे बनते हैं कि आपको पता होगा कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन्स। अभी ये अंदर का एमआरएनए डीएनए से तैयार होकर जैसे ही बाहर आता है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, उससे जो प्रोटीन्स तैयार होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब फ्रॉम डीएनए एमआरएनए इज मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, and when that mRNA comes out of the cytoplasmic region, comes in cytoplasmic region, through that different proteins are manufactured, that is called as translation। और तीसरा बात है कि जो प्रोटीन्स तैयार होते हैं, दिस प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। मतलब डीएनए के थ्रू आरएनए जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल डॉग्मा। मतलब सेंट्रल डॉग्मा में ये दोनों प्रोसेस होती है कि एमआरएनए तैयार होकर उससे जो प्रोटीन्स बनती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। अभी ये जो एमआरएनए जो बनता है इट इज एज पर द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। अभी आपको पता होगा कि डीएनए जो स्ट्रक्चर रहता है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता है, मतलब दो स्ट्रैंड एक दूसरे पर कॉइल्ड मैनर में जो स्ट्रक्चर चेंज रहता है, मतलब स्ट्रक्चर रहता है। एक जैसे कि हम एक डोरी दूसरी डोरी के ऊपर हम अगर उसको ट्विस्ट करते हैं तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो रहता है वो डीएनए का रहता है। जैसे ही इसको हम अनकॉइल्ड करने का कोशिश करते हैं, जब मतलब ये प्रोसेस ऑफ एमआरएनए जब तैयार होता है, अभी ये जो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि देर आर एमआरएनए में एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थायमाइन, ये सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेस रहते हैं और ये सीक्वेंसली एक दूसरे को अटैच रहते हैं। जैसे ATCG, यू नो, एडेनाइन इज जॉइन विथ थायमाइन एंड गुआनिन इज जॉइन विथ साइटोसाइन। सो ये जो डिफरेंट जो सीक्वेंस रहते हैं, ये सीक्वेंस के हिसाब से ये इसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है, द सीक्वेंस of the nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for the synthesis। इसका मतलब क्या कि ये जो mRNA जो प्रोड्यूस होता है इसके डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस रहता है, जैसे मैंने बोला एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थायमाइन, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही mRNA जब प्रोसेस करता है, अभी mRNA की जो मैन्युफैक्चर होने की जो प्रोसेस है, mRNA इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड। ये जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड रहती है उसमें से एक स्ट्रैंड mRNA को मैन्युफैक्चर करने में काम आती है। मतलब इट इज आइदर वन ऑफ द स्ट्रैंड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ mRNA। अभी mRNA और उसमें डीएनए और mRNA में मेन चेंजेस क्या है कि डीएनए में जो थाइमिन रहता है उसकी जगह आरएनए में यूरासिल रहता है, हमने ये 9th क्लास में देखा है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब जैसे अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर होता है वैसे ही ये दो ATCG ये जो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे को जो अटैच रहते हैं उसमें वो टूट जाते हैं और उसकी जगह एक नया स्ट्रैंड तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैंड ऑफ mRNA। और ये जो सीक्वेंस रहता है मैन्युफैक्चर होने का, जैसा सीक्वेंस डीएनए का रहता है वैसे ही सीक्वेंस ये जो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड से जब mRNA बनता है तो वैसे ही सीक्वेंस वो mRNA कैरी करता है। दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये जो RNA मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका है, मतलब द स्ट्रैंड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। ये जो सीक्वेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस द डबल स्ट्रैंड से जब ये mRNA बनता है तो जैसा ये बनने के बाद एज पर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ये जैसा ही न्यूक्लियस से बाहर आता है इट ब्रिंग्स ए कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर द अमीनो एसिड। मतलब इसके ऊपर ये जो कोडेड मैसेज जो रहते हैं, मतलब कौन सा प्रोटीन्स तैयार करने का है उसके ऊपर कोड रहते हैं, कोडेड एक लैंग्वेज रहती है। उसके हिसाब से वो जैसे ही साइटोप्लाज्मिक रीजन में आता है, न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्मिक रीजन में जैसे आता है उसके अंदर एक कोडेड मैसेज रहता है। और ये जो द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये जो कोड जो रहता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनाया रहता है। जैसे अभी हमने देखा था कि ये जो सीक्वेंस रहता है ATCG, मतलब ACGUA ऐसा mRNA का जो सीक्वेंस रहेगा उससे जो 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब ACG और AUG ऐसा मिलके जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, इनसे जो मैसेज बनता है दिस ये जो इट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। अभी ये जो हरगोविंद सिंह खुराना करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बहुत सारे स्टडी किया था। दे फाउंड दैट अभी ये जो अलग अलग तरह के जो प्रोटीन्स तैयार होते हैं, प्रोटीन्स के लिए अलग अलग तरह के अमीनो एसिड लगते हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो, देर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। एक्चुअली रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, देर आर 23 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड नाउ टिल टुडे, बट इन आवर बुक्स इट इज गिवन एज 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर। These 20 types of amino acids are manufactured in different types of proteins which are required for our body. तो ये जो उसमें बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं, दैट इज नॉट द स्टडी पार्ट ऑफ आवर्स, बट द डिफरेंट देर आर अराउंड 20 अमीनो एसिड्स आर देयर फ्रॉम विच डिफरेंट प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अभी ये जो mRNA जो है, जो ऐसे mRNA के ऊपर ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं और एज पर द मैसेज फ्रॉम mRNA अमीनो एसिड इज सप्लाइड बाय द tRNA। अभी जैसे साइटोप्लाज्मिक रीजन रहता है, रीजन में आता है mRNA, एक कोडेड मैसेज लेके आता है। जो अमीनो एसिड उसको जो mRNA के ऊपर जो भी कोडेड मैसेज है अमीनो एसिड, उस टाइप का अमीनो एसिड tRNA का काम रहता है कि उस टाइप का जो भी कोडेड मैसेज है उसी हिसाब से tRNA का काम रहता है कि उसको कोडेड जो भी अमीनो एसिड रिक्वायर्ड अमीनो एसिड है वो सप्लाई करता है। और ये अमीनो एसिड सप्लाई करने के बाद ये tRNA और एक है, जैसा ये सीक्वेंस मैंने बताया कि ATCG जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस रहता है, सेम टाइप का सीक्वेंस, मतलब जैसे डीएनए स्ट्रैंड में जैसा सीक्वेंस था, mRNA सेपरेट होने के बाद जो भी सीक्वेंस रहता है उसी हिसाब से tRNA के पास भी एंटीकोडॉन रहते हैं, दैट इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन। मतलब mRNA के ऊपर जो कोडॉन मैसेज रहते, कोडॉन ट्रिपलेट कोडॉन रहते, उसी हिसाब से tRNA के ऊपर एंटीकोडॉन्स रहते हैं, मतलब ATCG के हिसाब से वो एंटीकोडॉन्स रहते हैं। तो ऑन mRNA और ये जो प्रोसेस है कोडॉन और एंटीकोडॉन, इसमें जो ट्रांसलेशन रहता है, मतलब अमीनो एसिड जो उसको सप्लाई tRNA का काम रहता है अमीनो एसिड सप्लाई करना, अमीनो एसिड सप्लाई करता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और द अमीनो एसिड ब्रॉट बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। अभी जैसे ये अमीनो एसिड वहाँ दिया जाता है mRNA स्ट्रैंड्स के ऊपर, और ये जो डिफरेंट हर एक ट्रिपलेट कोडॉन्स के हिसाब से डिफरेंट
tRNA जो रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2 करके ऐसा इसका एक सीक्वेंस बनाया जाता है और वो जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड से उसको बांधा जाता है तो सो दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। और ये जो प्रोसेस चलता रहता है, ये जो राइबोसोम है वो हमेशा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ mRNA का एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वो अपना प्रोसेस ये जो अपना जर्नी वो चालू रखता है ये rRNA। और उसके वजह से मेंटेनिंग द ट्रिपलेट कोडन का जितना डिस्टेंस रहता है उसी हिसाब से डिस्टेंस कैरी करके वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वो mRNA जाता रहता है। इसको बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। There are many chains are formed together from the complex to form that. Thus, the many chains come together to form a complex protein, and this protein controls various functions. अब ये जो प्रोटीन अलग अलग तरह से ऐसे बनाए जाते हैं, tRNA अलग अलग तरह के प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट सप्लाई करता है और उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अभी ये जो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अभी एक्सेप्ट वायरसेस, वायरस अगर छोड़ा गया तो सबके पास जो इनहेरिटरी कैरेक्टर करने का जो प्रोसेस है, इट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स द इनहेरिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अभी ये जो कैरेक्टर्स है पेरेंट्स के, जो भी कैरेक्टर्स है डिफरेंट कैरेक्टर्स, मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आंखों का कलर हो या हेयर का कलर हो या डिफरेंट बॉडी कलर हो, स्किन कलर हो, जो भी है वो कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। और ये जो अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभार क्या हो जाता है कि धीरे सडन चेंज होते हैं कि जैसे मतलब आंखों का मम्मी का कलर आंखों का कलर ब्लैक है, पापा का ब्राउन है, मतलब लेकिन बच्चा नीले कलर का जन्म लेता है। ये जो माइनर चेंजेस हो रहे थे आइदर पेरेंट्स की वजह से जो चेंजेस होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जो mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड जरूरी नहीं कि देयर आर चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज व्हाई दिस चेंजेस ऑकर्स इन द ऑफस्प्रिंग। दिस चेंजेस इन द ऑफस्प्रिंग दे आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस। ऑफस्प्रिंग अभी कभी-कभी म्यूटेशन जो रहते हैं वो कभी-कभी सीरियस भी रहते हैं, कभी-कभी दे आर कॉम्प्लीमेंटरी आल्सो। तो अलग-अलग तरह के म्यूटेशंस अलग-अलग तरह से अपन जब भी हमने की जरूरी है बच्चा में सडन चेंजेस कुछ आते हैं तो सीवियर म्यूटेशन भी रहते हैं और माइनर म्यूटेशन साइंटिस्ट था। सो ये जो प्रोसेस रहती है जो कंटीन्यूअस प्रोसेस व्हिच इज जैसे गोइंग ऑन, आपको याद आता होगा कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द इवोल्यूशन। वैसे ये जो इवोल्यूशन जो इवोल्यूशन के बारे में मैं आपको अगले जनरेशन में कैसे ये फर्स्ट हमने 9th क्लास में देखा, फर्स्ट जो अभी ये जो मैंने जो आपको सिखाया ट्रांसलेशन 10th क्लास में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन हम स्टडी इसके बारे में जो भी म्यूटेशंस वगैरह इसमें एक बात मैंने अभी जो भी अगर डाउट है इवोल्यूशन दिया जाए कांटेक्ट में तो इट इज अ ट्रांसफर आई कैन बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड वाया जीन्स। I will try to teach you the theory of evolution and evolution कैसा हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, कितने साल लगे उसके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब we try to understand the theory in next part we will try to understand the theory of evolution। कुछ बच्चे का हो सकता है कि आंखों का कलर ब्लू हो, ये जो सडन चेंजेस जो आते हैं